हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, सीबीएसई क्लास 9 मूमेंट्स का चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, हम सभी ने कहीं ना कहीं पागलों को जरूर देखा होगा और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि पागल लोग काफ़ी डेंजरस होते हैं और आसानी से हर किसी से शांत भी नहीं होते। लेकिन जो लोग बुद्धिमान अक्लमंद होते हैं वो पागलों को आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। तो आज की इस स्टोरी में हम एक ऐसे किंगडम के बारे में जानेंगे जहाँ के लोग तो मूर्ख हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ के राजा और उसके मिनिस्टर्स भी पागल हैं। इस राज्य के जो राजा थे वो दूसरे राज्यों के राजा की तरह अपना किंगडम नहीं चलाना चाहते थे। वो दूसरे राज्य के राजाओं के कंपेयर में कुछ अलग करना चाहते थे और इसीलिए इस किंगडम के राजा और मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि दिन को रात माना जाए और रात को दिन माना जाए और राज्य के सभी लोगों को ये रूल फॉलो करने के लिए बोल दिया गया। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अब सभी लोग पूरी रात जागेंगे। खेतों में भी रात को ही काम किया जाएगा और सोने के लिए तब जाएंगे जब सूरज निकलने वाला होगा। और जो भी व्यक्ति इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उस व्यक्ति या पर्सन को पनिशमेंट के तौर पर डेथ यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब मरने के डर से सभी लोग वो रूल फॉलो करने लग गए। अब ये सब देखकर राजा और उसके मंत्री बहुत खुश हुए कि लोग उनका रूल, उनका जो प्लान था उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। गांव के लोगों को भी इस डेली रूटीन की आदत हो गई थी। दिन भर वो सोते और रात को काम करते। यहाँ तक कि जानवरों ने भी वो रूल फॉलो करना सीख लिया था। दिन भर वो सोते और रात को जागते। अब एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उनके शिष्य यानी डिसाइपल उस शहर में आते हैं। मौसम बहुत अच्छा था और सिटी भी बहुत सुंदर थी। लेकिन ये क्या, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सारे लोग सो रहे थे। यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं दिखाई दे रहा था। राज्य के जानवरों को भी इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया था कि वो लोग भी दिन में सो रहे होते हैं। ये सब देखकर गुरु और उनके शिष्य चौंक गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और सरप्राइज्ड होते हुए पूरे गांव में घूमते रहे शाम होने तक। अब जैसे ही शाम होती है पूरा गांव जागता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वो दोनों गुरु और डिसाइपल बहुत ज़्यादा भूखे थे, इसलिए जैसे ही दुकानें खुली वो लोग खाने का सामान खरीदने लगे। अब वो यहाँ पर क्या देखते हैं और देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि सभी चीज़ों का सेम प्राइस। उन्होंने 1 दर्जन बनाना और राइस खरीदा अपने लिए। जब वो लोग खाना बनाकर खाने लगे तो गुरु को यह एहसास हुआ कि ये राज्य मूर्खों का राज्य है। इसलिए गुरु ने अपने डिसाइपल को बोला कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जो डिसाइपल था वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत कुछ खाने को मिल रहा था और वो भी इतने कम पैसों में। गुरु के इतने कहने पर भी वो नहीं माना और फिर लास्ट में गुरु उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब डिसाइपल वहीं रुक जाता है और रोज बनानास, घी, राइस और व्हीट खाकर एक बुल की तरह यानी एक बैल की तरह हट्टा गट्टा हो जाता है। अब एक दिन एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर की दीवार में एक बड़ा सा होल करके घुस जाता है। लेकिन जब वो चोरी करके घर से सामान लेकर निकल रहा था तो वो जो दीवार होती है जिसमें वो छेद करके घुसा था वो दीवार कमज़ोर होती है और उसके सिर पे गिर जाती है और फिर वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और फिर तभी उसका भाई राजा के पास जाता है और बोलता है, योर हाइनेस, माय लॉर्ड, मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, जो काम हम पुरखों से करते आ रहे हैं, और मेरा भाई भी वही काम कर रहा था। लेकिन तभी उसके सिर पर दीवार गिर गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और इसके लिए ये मर्चेंट जिम्मेदार हैं क्योंकि इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। इसलिए योर हाइनेस, आपको इस मर्चेंट को सज़ा देनी होगी इस गलती, इस अपराध के लिए, और मेरे भाई के परिवार को न्याय दिलाना होगा, उन्हें कंपनसेशन यानी कुछ भुगतान करके। तभी राजा कहता है, डोंट वरी, जस्टिस विल बी डन, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। और तभी मर्चेंट को बुलाया जाता है। मर्चेंट आता है और फिर राजा उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम वहीं थे जब इसके भाई की मृत्यु हुई थी?
वो मर्चेंट अपना नाम बताता है और कहता है, यस माय लॉर्ड। मैं उस टाइम वहीं पर था जब वो दीवार तोड़कर अंदर आया था और दीवार कमज़ोर होने के कारण उस पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। तभी राजा बोलता है कि तुम इस आदमी के भाई के कातिल हो और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी मर्चेंट बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने ये दीवार नहीं बनाई है। अगर पनिश करना है तो उसे कीजिए जिसने ये दीवार बनाई थी। राजा पूछता है, कौन था वो? तब मर्चेंट कहता है कि वो आदमी अब बूढ़ा हो गया है और पास में ही रहता है। तभी राजा अपने मैसेंजर को बोलते हैं उस ओल्ड मैन यानी ब्रिक लेयर को लाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। जब वो ओल्ड मैन आता है तब राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम पे? तब वो ओल्ड मैन बोलता है, यस माय लॉर्ड, आई डिड, मैंने ही बनाई थी। तभी राजा बोलते हैं कि तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई थी जो गिर गई और उसके गिरने से एक आदमी मर गया? तुमने उस आदमी को मारा है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी वो पुअर ब्रिकलेयर बोलता है, नो माय लॉर्ड, आप मुझे सज़ा सुनाएं, इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। ये सही है कि मैंने वो दीवार अच्छे से नहीं बनाई क्योंकि मेरा माइंड दीवार बनाने में नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन एक डांसिंग गर्ल कंटिन्यू गली में आ और जा रही थी और मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी। माय लॉर्ड, आपको उसे पनिश करना चाहिए जिसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया था और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। अब राजा उस डांसिंग गर्ल को भी बुलाता है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। राजा अब उसे भी सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। अब ये सुन के वो डांसिंग गर्ल बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है ये ब्रिकलेयर जो मुझे देख रहा था, लेकिन मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैं उस स्ट्रीट में क्यों बार बार आ और जा रही थी, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को गोल्ड दिए थे ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी आलसी था, मुझे बार बार बस बहाने दे रहा था, बार बार थोड़ी देर बाद आने के लिए बोल रहा था और इसी वजह से मैं उस गली में बार बार आ और जा रही थी। माय लॉर्ड, अगर आपको पनिश करना है तो उस गोल्ड स्मिथ को कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। सारी बात सुन के राजा भी सोच में पड़ गया और बोला कि हाँ, ये लेडी भी सही कह रही है। और फाइनली रियल कल्प्रिट यानी मुजरिम गुनाहगार मिल ही गया। अब वो गोल्ड स्मिथ अपना नाम सुन के डर के अपनी ही दुकान के एक कोने में जाकर छिप गया। लेकिन जब वो डर के राजा के पास गया तो उसने भी अपनी बात रखी और राजा से कहता है, माय लॉर्ड, ये सही बात है कि मैंने ही उस लेडी को बार बार आने के लिए बोला था क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बनानी थी, उनके घर में शादी थी और वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे। राजा पूछता है कि कौन था वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से तुम इस गरीब औरत की ज्वेलरी नहीं बना पाए और इसे बार बार आने और जाने के लिए मजबूर कर दिया, और उस वजह से वो ब्रिकलेयर अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो दीवार एक इनोसेंट आदमी पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। नाम बताओ उस रिच मर्चेंट का। अब गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नाम बताता है और वो कोई और नहीं, उस घर का ओरिजिनल ऑनर होता है जिसकी दीवार गिर गई थी। अब घूम फिर के वापस सारी बात उसी मर्चेंट पे आ जाती है। अब वो रोते हुए किंग से कहता है कि वो ज्वेलरी बनाने का जो ऑर्डर था वो मेरे फादर ने दिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं इनोसेंट हूँ। अब राजा अपने मंत्री अपने मिनिस्टर से बात करता है कि ये बात तो सही है कि इसके फादर कातिल थे, लेकिन अब वो तो मर चुके, तो इसकी सज़ा किसी को तो मिलनी चाहिए उनकी जगह। तब किंग कहता है कि फादर के गुनाहों की सज़ा अब तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम ही मेन जड़ो इस सारे क्राइम की और अब तुम्हें मरना होगा। अब राजा एक नया स्टेक बनाने का ऑर्डर देता है उसे सज़ा देने के लिए, और जब स्टेक बन जाता है तब ये पता चलता है कि जिसे सज़ा देनी है वो बहुत ही पतला है, इसलिए उस स्टेक में अच्छे से बलि नहीं दे पाएंगे। इस स्टेक के लिए एक मोटे व्यक्ति का होना जरूरी है। अब राजा सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद और फिर बस राजा के दिमाग में एक बात आती है कि उन्हें तो बस एक मोटा आदमी चाहिए जो इस स्टेक में फिक्स हो जाए।
और तभी अपने नौकरों को ये ऑर्डर देता है कि एक मोटा आदमी ढूंढ के लाओ। और तभी उन नौकरों की नज़र उस डिसाइपल पर पड़ती है जो बहुत मोटा हो गया था बनानास, घी, राइस और व्हीट खा के। अब नौकर उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। अब डिसाइपल कहता है कि मैंने क्या किया है, मैं तो एक सन्यासी हूँ। तब नौकर बोलता है कि शायद तुम्हारी ये बात सच है, लेकिन राजा का ये ऑर्डर है कि एक मोटे आदमी को लाया जाए बलि देने के लिए। तब डिसाइपल को अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं जब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बलि के लिए ले जाया जा रहा होता है। और फिर वो अपने गुरु को दिल से याद करता है और मदद के लिए पुकारता है। गुरु काफ़ी ज्ञानी थे, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते थे। वो सारी चीज़ देख रहे होते जो डिसाइपल के साथ हो रहा होता है। और फिर गुरु तुरंत अपने मैजिक पावर से डिसाइपल के पास पहुंचते हैं और फिर अपने शिष्य अपने डिसाइपल से बहस करते हैं और कुछ धीरे से उसके कान में बोलते हैं। और फिर वो राजा के पास चले जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे महान राजा, ये बताओ कि बड़ा कौन है, गुरु या उसके चेले। तब राजा कहता है कि बेशक गुरु ही बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तब गुरु कहते हैं कि फिर तो पहले आप मुझे इस स्टेक में डालिए, मेरे डिसाइपल से पहले मेरी बलि दीजिए। और ये सब सुनकर डिसाइपल समझ गया और चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, पहले मुझे मारो। अब गुरु और डिसाइपल लड़ाई करने लगते हैं। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तब वो गुरु को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई सीक्रेट बात है, क्योंकि एक वाइस राजा होने के कारण आपको मुझे बताना ही होगा। तब गुरु कहते हैं कि अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप वादा करते हो कि मेरी बलि पहले दोगे। और राजा हाँ कर देता है। तब गुरु कहते हैं कि मैं सारी दुनिया घूमा, लेकिन ऐसी जगह और आपका जैसा राजा मैंने कहीं नहीं देखा। वो जो स्टेक है वो भगवान की जगह न्याय करने वाला स्टेक है, और जो भी इस स्टेक में पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो चलिए राजा, आप अपना वादा निभाइए और मुझे फर्स्ट एग्जीक्यूट कीजिए। अब राजा बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। अब राजा अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और राजा बने। और फिर वो ये ऑर्डर देता है कि एग्जीक्यूशन आज नहीं, नेक्स्ट डे होगा। और फिर वो अपने मिनिस्टर से चुपके से सारी बातें करता है और फिर अपने मिनिस्टर से कहता है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि अपना राज्य किसी और के हाथों में दे दिया जाए, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम लोग ही इस स्टेक में बलि चढ़ जाएं, जिससे कि हम ही लोग दोबारा जन्म लेकर किंग और मिनिस्टर बने। अब मिनिस्टर भी राजा की बात मान जाता है, क्योंकि राजा कहता है कि साधु संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते। अब राजा अपने बलि देने वाले लोगों को कहता है कि आज की रात में दोनों क्रिमिनल्स को भेजूंगा, आप दोनों की बलि दे देना, जो पहले आएगा उसकी और फिर जो बाद में आएगा उसकी भी। कोई गलती मत करना, ये मेरा आदेश है। और फिर उस रात राजा गुरु और डिसाइपल को चुपके से छोड़ देता है। अब उन दोनों की जगह किंग और मिनिस्टर गुरु और डिसाइपल बन के जाते हैं, जहां दोनों की बलि दे दी जाती है। और जब चील और कौओं को खाने के लिए बॉडी फेंकी जाती है, तब लोग राजा और मिनिस्टर की बॉडी को देखते हैं और सारा शहर कंफ्यूजन में पड़ जाता है। पूरी रात दुख और शोक मनाते रहे ये सोचकर कि अब उनका राजा कौन होगा। कुछ लोग सोचने लगे कि अब गुरु और उनका डिसाइपल ही राजा और मिनिस्टर होंगे। तब लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया जब वो शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब लोगों ने कहा कि अब हमें एक राजा की जरूरत है, और सारे लोग गुरु से विनती करने लगे वो उनका राजा बन जाए। अब डिसाइपल तो आसानी से मान जाता है उनका मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन गुरुजी बहुत विनती करने के बाद मानते हैं, और वो भी इस कंडीशन पे कि वो सारे पुराने लॉज और रूल्स चेंज करेंगे। फिर क्या था, वापस से दिन को दिन और रात को रात माना जाने लगा, और अब आपको एक डूडू से कुछ नहीं मिलेगा, और फिर से वो जगह वापस दूसरी जगहों की जैसे ही हो गई।